Hello dear students, now we'll start with the second part of the 10th chapter, that is dividend and interest. We will start with the topic, that is legal provisions on dividend. On that first, that is legal provisions on sources of dividend. Legal provisions on sources of dividend means in this topic we'll learn how the dividend has been declared and out of which sources the dividend can be paid. So here the first, that is it can be पेड आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट. जो कंपनी का करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कंपनी यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Then in that whatever the profit has been arrived at the end of the year, out of that profit before providing for depreciation, means वो प्रॉफिट में से सबसे पहले अपने को depreciation प्रोवाइड करना पड़ता है. उसके बाद कुछ पोर्शन अपन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. वो होने के बाद फिर एट लास्ट जो भी प्रॉफिट बचेगा करंट ईयर का, उस पे से अपन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं. सेकेंडली, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट बचा हुआ होगा सरप्लस प्रॉफिट, उस पर भी अपन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पे से भी अपन डिविडेंड पे कर सकते हैं. थर्डली, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू पे द डिविडेंड. बहुत बार कंपनी क्या करती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एज एन लोन दे यूज टू बोरो टू पे द डिविडेंड. तो ऐसे कोई पैसे होंगे जो अपन ने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने को प्रोवाइड किए होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड. ऑल्सो आउट ऑफ दैट ऑल्सो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड. देन डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ऑल्सो. अब कैपिटल प्रॉफिट यानी क्या रहता है, ये वो प्रॉफिट रहता है जो अराइव होता है आफ्टर सेलिंग ऑफ द असेट. जब भी आपने असेट सेल किए होंगे उस पर जो अपने को प्रॉफिट मिला होगा उसको बोलते हैं अपन कैपिटल प्रॉफिट. तो कैपिटल प्रॉफिट में से भी डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स है. पहला है कि कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश, कि ये कैश में रियलाइज होना चाहिए. दूसरी बात कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में मेंशन होना चाहिए. और तीसरी बात कि इट रिमेन्स एज ए प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. मीन्स असेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करने के बाद वो एज ए प्रॉफिट रिमेन होना चाहिए, तो ही अपन ये कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर सकते हैं. देन डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन जो कंपनी का कैपिटल रहता है उस पे से अपन डिविडेंड कभी भी पे नहीं कर सकते. एंड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी की जो फ्री रिजर्व्स रहेंगे उस पे से भी अपन डिविडेंड पे कर सकते हैं. सो दिस वर द लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, दैट इज लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. अभी अपन ने पहले देखे थे कि लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में डिविडेंड किस पे से डिक्लेयर किया जाता है और पे किया जाता है. अब अपन देखेंगे कि डिविडेंड किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है कि बोर्ड मीटिंग हेल्ड होती है. कि सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है कि बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जो डिविडेंड रहता है इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में. देन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है. फिर बाद में वो बोर्ड मीटिंग में अपन डिसाइड करते हैं कि करंट ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड कितना रहेगा, कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपने को पे करना है. उसके बाद में बुक्स क्लोजर डेट क्या रहेगी फॉर डिविडेंड. देन डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ये तो बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग में ये सारी चीज़ें अपने को डिसाइड करनी पड़ती है कि एनुअल जनरल मीटिंग की डेट कब रहेगी, कब अपन कंडक्ट करेंगे. उसके बाद में बैंक विथ विच ए सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रिमिट द डिविडेंड अकाउंट. उसके बाद में अपने को एक सेपरेट अकाउंट बैंक में ओपन करना पड़ता है जहाँ पे अपन डिविडेंड की अमाउंट जमा करके रख सकते हो, उस पे से फिर अपन डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करेंगे. तो ये हो गया बोर्ड, इसके लिए अपन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं. बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो गई, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना पड़ता है. उसके बाद कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है जहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन. देन आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स कैन डिक्लेयर ए लोअर रेट ऑफ डिविडेंड. शेयर होल्डर जो भी रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंड किया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो शेयर होल्डर उससे कम रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹10 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा,
तो जो शेयर होल्डर्स रहेंगे वो उससे कम डिक्लेयर कर सकते हैं, 9 बोल सकते हैं या 8 रुपये बोल सकते हैं या 10 रुपये पे मान सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स। देन एक बार डिविडेंड आपका डिक्लेयर हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में, देन इट कैनॉट बी रिवोक्ड। कैनॉट बी रिवोक्ड मीन्स उसको अपन फिर से वापस नहीं ले सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये हो गया शेयर होल्डर्स अप्रूवल। देन आफ्टर दैट सेपरेट बैंक अकाउंट। एक बार अपने डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया, उसके बाद अपने को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है शेड्यूल बैंक में विद द नेम डिविडेंड अकाउंट एंड इट विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जैसे अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिए, 5 दिन के अंदर अपने को डिविडेंड अकाउंट के नाम से शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जहाँ पे अपन सारे डिविडेंड अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करके रखेंगे। उसके बाद रहता है प्रोहिबिशन टू पे द डिविडेंड। उसके बाद में अपने को डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब डिविडेंड ए कंपनी विच हैज़ फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। अब डिविडेंड तो जो कंपनी रहती है, कंपनी अगर कोई भी कंपनी फेल होती है कि एनी डिपॉजिट अमाउंट टू बी रिपेड, मीन्स कोई भी डिपॉजिट का अमाउंट कंपनी ने, कोई भी कंपनी ने अगर रिपे नहीं किया होगा या फिर कोई भी इंटरेस्ट कंपनी ने पे नहीं किया होगा डिपॉजिट पे, तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती शेयर होल्डर्स को। उसके बाद नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इफ कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड ऑन, मीन्स उसके अलावा कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया होगा इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मीन्स डिबेंचर्स के अमाउंट उनको डिबेंचर होल्डर्स को रिपे नहीं किया होगा एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, या फिर उनको डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया होगा, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के शेयर्स रिडेम नहीं किए होंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया होगा, या फिर एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से कुछ भी अगर कंपनी का डिफॉल्ट होगा तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती है। सो दिस वर द लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब लास्ट प्रोविजन है वो है लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब लास्ट अपना रिकमेंड हो गया कहाँ से पे करना है, कैसे पे करना है। उसके बाद फिर अपन ने उसको अप्रूवल ले लिए शेयर होल्डर्स की तरफ से, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। देन एट लास्ट रहता है अब उसको पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रहता है डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड, मीन्स डिविडेंड आप हमेशा कैश में ही पे कर सकते हैं, आइदर थ्रू कैश और बाय चेक, लेकिन आप काइंड में डिविडेंड कभी भी पे नहीं कर सकते। Then secondly, dividend may be paid by check or warrant or by an electronic mode. Means cash means it can be either paid by check, warrant or through electronic mode. Then in case of joint holding of shares, अगर joint holders है shares के, then at that time dividend warrant should be sent to the registered address of the first name joint shareholders as per the register of members. Means joint holding के समय जिसका सबसे पहला नाम होगा register of members में, उसको कंपनी डिविडेंड वारंट सेंड कर देगी उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में। देन टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड, मीन्स कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, मीन्स 30 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है एक बार डिक्लेयर हो गया तो। देन डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सिर्फ जो कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स रहते हैं उन्हीं को ही डिविडेंड पे किया जाता है। Then if shares are held in electronic form, dividend will be paid to the beneficial owner, and if shares are held in physical form, dividend is paid to the shareholders whose name appear in the company's register of members. Means dividend कैसे पे किया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिविडेंड शेयर्स है तो जो बेनिफिशियल ओनर रहेगा जिसका डीमैट अकाउंट रहेगा उसके अकाउंट में डायरेक्टली डिविडेंड अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है। और अगर फिजिकल फॉर्म में हेल्ड कर रहे हैं तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका शेयर होल्डर्स का जो नाम होगा वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। देन अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है इन केस ऑफ पेइंग द डिविडेंड, तो उस समय पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जितने भी डायरेक्टर्स रहेंगे कंपनी के, एवरीवन विल बी punishable and company will be liable to pay the simple interest at the rate of 12% per annum during the period when the default continues। और इसके अलावा कंपनी को पेनल्टी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ता है डिविडेंड इफ द कंपनी मेक्स द डिफॉल्ट इन पेइंग द डिविडेंड। So this were the legal provisions on dividend. Now unpaid and unclaimed dividend.
The dividend declared by company but has not been paid by it or claimed by shareholders within 30 days of its declaration is termed as unpaid and unclaimed dividend. मीन्स जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन 30 दिन के अंदर कोई शेयर होल्डर ने कोई क्लेम नहीं किया है तो उसको बोलते हैं अपन अनपेड या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड के सर्टेन रूल्स है। वो है, पहला है कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड अनक्लेम्ड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो भी अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा जो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया होगा या जो जिसको अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया है जो डिविडेंड, तो वो डिविडेंड को अपने को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके बाद दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 days ऑफ द एंड ऑफ 30 days विद इन विच पेमेंट वॉज टू बी मेड। मीन्स डिविडेंड अपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो अपने को 30 दिन के अंदर पे करना पड़ता है। तो 30 दिन होने के बाद 7 दिन के अंदर ये डिविडेंड अनक्लेम्ड अमाउंट को अपने को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मीन्स विद इन 7 days आफ्टर द completion of 30 days. Then within 90 days of transfer amount in the unpaid dividend account, the company is required to put on its website or any other website as approved by the central government a statement which shows names, last known address and unpaid amount payable to each shareholder. मीन्स उसके बाद एक बार ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उसके बाद 90 डेज़ के अंदर कंपनी को वेबसाइट में बताना पड़ता है विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि कितना अमाउंट अपना अनपेड है, और ताकि जो शेयर होल्डर्स जिसने क्लेम नहीं किया होगा जिसको पता नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट देख के फिर उस पर क्लेम कर सकते हैं और अपना डिविडेंड अमाउंट ले सकते हैं। तो एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड थ्रू वेबसाइट। Then any amount in the unpaid dividend account of a company which remains unpaid and unclaimed for a period of 7 years from the date of such a transfer shall be transferred to the company to Investor Education and Protection Fund. अब एक बार अपन ने सबसे पहले कह रहे थे 30 दिन के अंदर अमाउंट डिविडेंड अमाउंट पे करना पड़ता है। फिर 30 दिन होने के बाद जो पैसा बच जाता है जिससे कोई शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है जो अनपेड है, तो उसको 7 दिन के अंदर अपने को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। फिर वहाँ ट्रांसफर करने के बाद फिर विद इन 90 डेज अपन वो पर्टिकुलर एड वेबसाइट में डालते हैं कि इतना इतना अमाउंट अनक्लेम है, तो जो जो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया है काइंडली दे कैन क्लेम एंड दे कैन गेट द डिविडेंड अमाउंट। फिर उसके बाद फिर जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर वो उसके बाद भी अगर किसी ने क्लेम नहीं किया होगा उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो 7 साल के बाद फिर उसको अपने को ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कंपनी इफ एनी अमाउंट हैज़ बीन अनपेड अनक्लेम्ड in the unpaid dividend account, then after 7 years it has to be transferred to Investor Education and Protection Fund. Then the claimant of money will have to follow the procedure and submit necessary documents to get the claim from the IEPF, that is Investor Education and Protection Fund. उसके बाद अगर कोई क्लेम करता है डिविडेंड के लिए तो फिर उनको सर्टन प्रोसीजर जो रहती है या फिर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं रिलेटेड विद IEPF उसके थ्रू ही क्लेम करना पड़ता है।